नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये या इसको बोलें तो सिंधु घाटी सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। तो हम आपको इस वीडियो में बता दें कि हम इसमें आप कंप्लीट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके मेन चीज़ें पढ़ेंगे। जो पेपर की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है जो चीज़ें इसमें हम देखो क्या क्या पढ़ेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि पहले इसका नामकरण कैसे हुआ, इसका कैसे क्या नाम मिला, सिंधु घाटी सभ्यता कैसे हुई या हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। दूसरी हम बात करें तो हम इसकी खोज पढ़ेंगे, खोज है, उत्पत्ति है, जो भी है इसके बारे में हम वो पढ़ेंगे, कैसे इसका कब खोज हुई, कहाँ खोज हुई। दूसरी इसका उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका काल निर्धारण कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसकी जो टाइमिंग थी, वो पीरियड था, वो क्या था। उसके बाद हम पढ़ेंगे विस्तार कि ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, इसका कितने एरिया में थी, उत्तर दक्षिणी सीमाएँ, पूरी पश्चिमी सीमाएँ, ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसका क्षेत्रफल पढ़ेंगे। उसके बाद क्षेत्रफल के बाद हम इसका आकार पढ़ेंगे कि ये इसका आकार कैसा था। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कि इसके निर्माता कौन थे। निर्माता से मतलब है कि इसमें मनुष्य की कौन कौन सी जातियाँ थी जो यहाँ रहती थी, मनुष्य की कौन कौन सी प्रजातियाँ थी, किस किस तरह के मनुष्य थे, कौन थे वो जो यहाँ रहते थे। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के नगर कि इसके जो महत्वपूर्ण नगर थे वो कौन कौन से थे। नगर में हम पढ़ेंगे कि उनकी खोज कब हुई, खोज कहाँ हुई। इसके साथ हम पढ़ेंगे खोज किसने की, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। और इसके अलावा एक हम देखेंगे महत्वपूर्ण साक्ष्य कि जो ये नगर थे इनसे क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें मिली हैं, हम ये देखेंगे। इसका एक ये है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इन नगर का नियोजन कि ये नगर थे ये किस तरह से थे सिंधु घाटी सभ्यता में, वो उनके किस प्रणाली पर वो नगर बसे हुए थे। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम इसमें देखेंगे कि एक सामाजिक व्यवस्था, इसकी सिंधु घाटी सभ्यता जो थी इसकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। सामाजिक व्यवस्था की हम बात करेंगे। सामाजिक व्यवस्था के बाद इस सामाजिक व्यवस्था में हम इनका अंत्येष्टि का पढ़ेंगे कि ये लोगों को जब मरने के बाद उनकी अंत्येष्टि जो अंतिम क्रियाक्रम होता है वो किस तरह किया जाता था, वो सामाजिक व्यवस्था पढ़ेंगे। इसके बाद हम इसमें आर्थिक व्यवस्था पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की क्या आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था की हम बात करेंगे तो आर्थिक व्यवस्था में हम इनके कृषि पढ़ेंगे, कृषि। इसके अलावा पशुपालन, कृषि पशुपालन। इसके अलावा इसमें उद्योग, इसके अलावा व्यापार, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसके बाद आर्थिक व्यवस्था के बाद आती है धार्मिक व्यवस्था। हम इसमें फिर धार्मिक व्यवस्था देखेंगे कि इनके धर्म संबंधी क्या थे, इनके पूजा पाठ क्या थे, इनका धर्म, इनका पूजा पाठ वगैरह, ये सब कुछ हम देखेंगे इसमें धार्मिक व्यवस्था में। इसके बाद हम इनके तकनीकी विकास की बात करेंगे कि इन्होंने कितना विकास किया था, तकनीकी विकास। और तकनीकी विकास में ही हम बात करेंगे लेखन कला की, क्योंकि ये भी इनका विकास है लेखन कला का, हम इसमें इसके बात करेंगे। और उसके बाद अंतिम पॉइंट जो है हम पढ़ेंगे इसका पतन का कारण, इसका पतन का कारण। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये हम 14 पॉइंट्स जो हैं आज इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में कवर करेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हम इनको पूरी डिटेल में ना पढ़ के इनमें से इम्पोर्टेंट चीज़, तो पेपर में क्या होता है कि हमें क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं, हमारा आंसर से मतलब होता है। तो हम इनमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होंगी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके बेस पर आएंगे, हम वो चीज़ें इनमें से कवर करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहला हमारा इसमें पॉइंट था उसकी हम बात करें तो वो है नामकरण। इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नामकरण है हम उसकी बात करेंगे। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, नामकरण। इसके बारे में बात करते हैं हम। अब सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता को आप सभी लोग जानते हैं, इसको दो नामों से जाना जाता है, सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता, ये एक ही नाम है। सिंधु घाटी की सभ्यता जिसे इंग्लिश में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, या दूसरा नाम है इसका हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये इसके दो नाम हैं। तो अब इसके नामकरण की बात करें तो इसका जो नामकरण हुआ था वो 1924 ईस्वी में। इसका नामकरण कब हुआ था, 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने, 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने
आप ये देख सकते हैं, मैंने लिख दिया है 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने जो इसका नामकरण किया था। और इसका नामकरण कहाँ किया था? लंदन वीकली, एक लंदन वीकली का समाचार पत्र था। ये सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें से क्वेश्चन बनने के चांस रहेंगे। लंदन वीकली का समाचार पत्र, लंदन वीकली का एक समाचार पत्र था जिसमें इसका नामकरण की इन्होंने घोषणा की थी। और ये सर जॉन मार्शल थे कौन? अगर हम इनकी बात करें कि सर जॉन मार्शल थे कौन, तो ये भारतीय पुरातत्व जो विभाग है उस था, भारतीय पुरातत्व विभाग इनके महानिदेशक थे। भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे? महानिदेशक सर जॉन मार्शल। तो इन्होंने 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने लंदन वीकली नामक समाचार पत्र में घोषणा की थी इसके नाम की, जिसके नाम दिए गए थे सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। इसका नाम ये रखा गया था। अब बात करते हैं कि इसकी खोज कब हुई थी, और खोज में ही हमें पता लगेगा कि इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया है। अब देखिए, दूसरी हम इसमें बात करें कि इसकी खोज कब हुई थी। देखिए, सेकंड हमारा क्या था? खोज की अगर हम बात करें तो इसकी खोज के बारे में आपको बता दें कि इसकी सिंधु जो सभ्यता की खोज मानी जाती है वो 1921 ईस्वी में मानी जाती है। क्या? सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज मानते हैं वो 1921 ईस्वी में मानते हैं। क्यों? क्योंकि 1921 ईस्वी में सिंधु सभ्यता का प्रथम स्थल हड़प्पा की खोज की गई थी। हड़प्पा खोजा गया था 1921 ईस्वी में, और इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो खोजा गया स्थल था वो हड़प्पा सभ्यता थी, तो इसी वजह से इसे कहते हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता इसकी खोज की गई थी। इसकी खोज किसने की थी? वैसे इसकी खोज की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने। इसके जो खोजकर्ता थे राय बहादुर दयाराम साहनी थे। वैसे हम ये आगे एक एक स्थल के बारे में पढ़ेंगे कि किसने खोज की, कैसे खोज की, क्या खोज की, वो हम बताएंगे। तो आप ये पॉइंट देख सकते हैं, 1921 ईस्वी में खोज हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता की, और हड़प्पा की भी 1921 में ही खोज हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसका नामकरण किसने किया था? 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने इसका नामकरण किया था। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा क्या था कि इसके जो कालक्रम क्या था। अब सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम की बात करें तो इसके कालक्रम की बात है तो इसके कालक्रम को खोजा गया था कार्बन डेटिंग की मदद से। जो कार्बन डेटिंग जो होती है, C14 तकनीक जो होती है, कार्बन डेटिंग की जो तकनीक होती है, इसकी मदद से इसकी कालक्रम को निर्धारित किया गया था। तो इससे सिंधु सभ्यता की जो तिथि निकल के आती है वो आती है 2300 ईसा पूर्व से 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व इसका कालक्रम निकल के आता है। और ये इतिहासकार D.P. अग्रवाल द्वारा मान्य है। जो इतिहासकार हैं D.P. अग्रवाल, इनके द्वारा ये मान्य है। ये तिथि को इन्होंने एग्री किया है कि हाँ, ये C14 तकनीक के द्वारा जो तिथि निकाली गई है ये सही है। इसके बाद अगर हम बात करें किसका सभ्यता का जो विस्तार था, सभ्यता के विस्तार की बात करें तो सभ्यता का जो विस्तार था, इसमें हम विस्तार में सभ्यता की तीनों चीज़ें पढ़ेंगे। विस्तार, क्षेत्रफल और आकार। इसकी आकार या आकृति कैसी थी इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये 4th, 5th, 6th पॉइंट हैं। हमें टोटल 14 पॉइंट थे। आपको फिर से पॉइंट दिखा देते हैं। पहला क्या था? नामकरण। दूसरा खोज, काल निर्धारण, विस्तार, क्षेत्रफल, आकार। निर्माता कौन थे? नगर के बारे में पूरा खोज किसने कहाँ की। फिर नगर नियोजन, फिर इसके बारे में सामाजिक व्यवस्था, फिर आर्थिक व्यवस्था में कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार। उसके अलावा फिर धार्मिक व्यवस्था में जो धर्म पूजा पाठ थे, फिर तकनीकी विकास, फिर पतन के कारण। ऐसे 14 पॉइंट हैं। हम बात कर रहे हैं विस्तार, क्षेत्रफल और आकार की। तो इसकी बात करें तो इसका जो विस्तार था, सभ्यता का विस्तार की बात करें तो विस्तार इसका 3 देशों में था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। अब चूँकि हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान से तो है नहीं,
तो इसको तो पढ़ेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे भारत के बारे में। तो भारत में अगर इसकी बात करें तो भारत में जो इसका विस्तार था वो निम्न राज्यों में था। देखिए हम राज्य बताते हैं आपको। महाराष्ट्र, गुजरात के बाद है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, और 2 राज्य और हैं, उत्तर प्रदेश, यूपी और जम्मू कश्मीर, JK। इन सभी राज्यों में भारत में इसका सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। दोबारा देखिए, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, जम्मू कश्मीर। इनमें से क्वेश्चन बन जाता है कि भारत के किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार नहीं था। अब अगर हम इसके विस्तार की अगर हम उस वक्त की बात करें कि उस वक्त सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ था, उसकी सीमाओं की बात करें कि उसकी उत्तर, दक्षिण, पश्चिम सीमाएं क्या थी, तो उसकी हाँ अगर हम बात करें तो देखिए हम ऐसे बनाते हैं इसको। अगर हम बात करें सबसे उत्तर में उसका जो जम्मू कश्मीर में इसकी प्रदेश था सिंधु घाटी सभ्यता का, जो सबसे उत्तर स्थल था वो जम्मू कश्मीर में था। स्थल का नाम था मांडा, या ऐसे लिख लीजिए, एक ही बात है। स्थल का नाम था मांडा। ये जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे स्थित था। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में एक स्थल था महाराष्ट्र में स्थल का नाम था अहमदनगर। महाराष्ट्र में कौन सा स्थल था? अहमदनगर। और ये अहमदनगर जो है ये परवरा नदी के किनारे स्थित था। परवरा नदी के किनारे ये स्थित था। अगर पूर्व में बात करें, ये दक्षिण, ये पूर्व, पश्चिम। अगर पूर्व की बात करें तो पूर्व में स्थल था, जो प्रदेश था वो यूपी में था। यूपी में कौन सा था? यूपी में आलमगीरपुर। और अगर हम इस आलमगीरपुर की बात करें तो ये था मेरठ में। जो आलमगीरपुर था, और ये किस नदी के किनारे स्थित था? ये था हिंडन नदी के किनारे स्थित था। ये था हिंडन नदी के किनारे। अब पश्चिम की हम बात करें तो पश्चिम में था ये पाकिस्तान में था ये सुतकांगेडोर, एक जगह का नाम है जो पाकिस्तान में है, सुतकांगेडोर। ये सुतकांगेडोर अगर हम बात करें तो ये सुतकांगेडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में था, बलूचिस्तान राज्य में। सुतकांगेडोर कहाँ था? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान कहाँ था? पाकिस्तान में। और ये जो था ये था दास्ता नदी के किनारे स्थित, दास्ता नदी के तट पर। अब अगर हम बात करें, हम दोबारा देखते हैं, उत्तर में बात करें तो जम्मू कश्मीर में मांडा चिनाब नदी के तट पर ही स्थित था। दक्षिण की बात करें, दक्षिण में महाराष्ट्र में अहमदनगर कहाँ था? परवरा नदी के तट पर स्थित। पूर्व की बात करें तो यूपी में कौन सा? आलमगीरपुर कहाँ था? मेरठ में। और ये किस नदी के किनारे था? हिंडन नदी के किनारे में। पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में पाकिस्तान में कौन सा जगह थी? सुतकांगेडोर कहाँ है? बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में। और एक किस नदी के किनारे स्थित था? दास्ता नदी के किनारे। अब हम इसकी बात कर रहे हैं कि हमने इसके स्थल देख लिए, इसके उत्तर दक्षिण की देख लिए, कहाँ थी कहाँ नहीं। अब अगर हम इसकी बात करें क्षेत्रफल की, कि जो हड़प्पा सभ्यता थी इसका क्षेत्रफल की बात करें तो इसको वैसे तो हम लगभग बोलते हैं 13 लाख वर्ग किलोमीटर। 13 लाख वर्ग किलोमीटर। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट की बात करें, क्योंकि पेपर में एग्जैक्ट आएगा तो हमें वो याद रखना है। एग्जैक्ट है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ये हमारे पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। क्या? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ये याद रखने का है कि इसका जो विस्तार था वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। अब अगर हम इसकी बात करें कि इसकी जो आकृति थी, इसका आकार कैसा था, तो उसको सीधा एक लाइन में याद करना है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो आकृति थी या आकार था वो त्रिभुजाकार था। आकृति या आकार जो था वो त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार। ये बस सिर्फ 1 लाइनर फैक्ट है। आकार आकृति कैसी थी? त्रिभुजाकार। हमें सिर्फ याद रखना है। अब उसके बाद हम इसकी बात करें, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था इसके निर्माता कौन थे, या फिर इनमें कौन सी मनुष्य की जातियाँ रही थी, उस सब की बात करें तो इसके निर्माता के जो मत हैं इसमें 4 प्रकार के
अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हमको सिंधु घाटी सभ्यता से 4 प्रकार के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनसे हम अंदाज़ा लगाते हैं, अंदाज़ा क्या पता लग जाता है कि इस तरह के लोग यहाँ रहते थे। तो कौन कौन से थे? पहले जो प्राप्त हुए हैं इनमें वो थे भूमध्य सागरीय। कौन थे? भूमध्य सागरीय। ये मनुष्य की प्रजातियों के बारे में बात करें कि भूमध्य सागरीय जो जगह है वहाँ के मनुष्य थे। दूसरे बात करें अल्पाइन, और अगर थर्ड बात करें तो मंगोलाइड, और अगर हम फोर्थ की बात करें तो वो थे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। कौन कौन से थे? भूमध्य सागरीय, अल्पाइन, मंगोलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। तो ये 4 प्रकार के थे। अब अगर हम इनकी बात करें कि इसमें से भी सर्वाधिक अस्थि अवशेष किसके प्राप्त होते हैं, तो वो है भूमध्य सागरीय के। किसके? तो सर्वाधिक की हम बात करें तो वो है भूमध्य सागरीय। सर्वाधिक की बात करें तो वो भूमध्य सागरीय है। अब अगर हम इसके उत्पत्ति के संबंध में मत की बात करें कि इनमें अगर जो थे कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसका माना जाता है कि भारतीय उत्पत्ति क्रमिक विकास, ये एक मत है, ये एक अवधारणा है कि इनका जो विकास हुआ था उसको कहते हैं भारतीय उत्पत्ति क्रमिक विकास। कि धीरे धीरे यहाँ पे लोग आए, भारतीय लोग थे, फिर उनका धीरे धीरे से उनकी उत्पत्ति हुई और उन्होंने धीरे धीरे अपना विकास किया और उन्होंने पूरी सभ्यता को यहाँ पे बसा लिया। ये जो मत है ये दिया है अमलानंद घोष ने। किसने दिया है? अमलानंद घोष, या हम बोलें तो ए घोष। तो भारतीय उत्पत्ति क्रमिक विकास है जो मत माना जाता है। अब दोबारा देखें तो जो इनके सबसे 4 अस्थि अवशेष मिले जिसमें भूमध्य सागरीय, अल्पाइन, मंगोलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड थे। सर्वाधिक जो अस्थि अवशेष मिले हैं वो भूमध्य सागरीय हैं। तो इसी आधार पर इन्होंने इसका जो उत्पत्ति के संबंध में मत दिया है वो है कि भारतीय उत्पत्ति क्रमिक विकास, और ये मत दिया है अमलानंद घोष ने। सीधा सीधा मत पूछा जाता है एग्जाम में, और ये मत किसने दिया ये भी पूछा जाता है। अब अगर हम बात करें कि जो हमारा अगला जो पॉइंट था वो था सिंधु सभ्यता के नगर। 8वां पॉइंट हमारा क्या था? सिंधु सभ्यता के नगर। नगर में हमें पढ़ना है, एक एक चीज़ पढ़ेंगे नगर में हम। नगर के खोज, उसके अलावा खोज में कब हुई, कहाँ हुई और खोज किसने की। इसके साथ साथ इनके नगरों में जो महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं, नगरों में जो महत्वपूर्ण साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो अगर सिंधु सभ्यता के नगर की बात करें तो हम सबसे पहले इसके नगरों के नाम जान लेते हैं कि इसके सिंधु सभ्यता में हमें जो जिसके बारे में हम पढ़ेंगे उसकी बात कर लेते हैं। एक है हड़प्पा, हम पढ़ेंगे हड़प्पा के बारे में। हम पढ़ेंगे फिर मोहनजोदड़ो के बारे में। किसके बारे में? मोहनजोदड़ो। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एक नाम है चनहुदड़ो के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे कालीबंगा के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे लोथल के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे बनवाली के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे धोलावीरा के बारे में। हम इन 7 जगहों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें से आप बता दें कि जो इतिहासकार थे उन्होंने इन 6 को नगरों की उपाधि दी है। नगरों की जो उपाधि दी है वो इन 6 स्थलों को दी है। धोलावीरा को भी हम इसमें पढ़ेंगे क्योंकि इसमें से भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो लेकिन जो प्रमुख नगर हैं, जो प्रमुख नगर की जो उपाधि दी है वो इन 6 को दी गई है। अब हम इनको एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। तो जो हमारा पहला जिसके बारे में बात करेंगे हम वो है हड़प्पा। पहला नगर कौन सा है? हड़प्पा। अब हड़प्पा की हम बात करें तो हड़प्पा की जो खोज हुई है, खोज 1921 ईस्वी में हुई है। ये हम शुरू में बता चुके हैं कि इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी सबसे पहले खोज हड़प्पा की हुई थी इसलिए। तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज हुई। खोज किसने की? खोज की राय बहादुर दयाराम साहनी ने। खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने खोज की है। इसकी खोज कहाँ की गई? खोज जो की गई है वो की गई है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के। पाकिस्तान का राज्य है पंजाब।
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरो जिले में, किसमें, मोंटगोमरो जिले में रावी नदी के तट पर। तो इसकी ये महत्वपूर्ण बात, हमको ये पॉइंट याद रखने हैं क्या, कि खोज कब हुई, 1921 ईस्वी में। खोज किसने की, राय बहादुर दयाराम साहनी ने। इसके अलावा खोज हुई कहाँ, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरो जिले में, और मोंटगोमरो जिले में कहाँ, रावी नदी के तट पर। हमें ये याद रखना है। इसके बाद अगर हम इसमें बात करें कि इसके महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या था, हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जो क्वेश्चंस आने के चांस हैं एग्जाम में सिर्फ वो पॉइंट्स पढ़ेंगे। अगर हम इसके बात करें इसमें कि इसमें महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या मिले थे, जो हड़प्पा है, हड़प्पा से महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या मिले थे जिन पर क्वेश्चंस आने के चांस हैं, तो इसकी बात करें तो यहाँ अन्नागार मिले। क्या मिले, अन्नागार, जिसमें अन्नागार क्या होते हैं, जिसमें हम अपना अनाज जो होते थे वो अनाज रखते थे। इसके अलावा क्या मिले हैं इसमें, कांसे का एक्का, एक्का क्या होता है, एक्का होता है बैलगाड़ी। और कांसे के एक्के के साथ साथ पीतल का एक्का भी मिला है। किसका, पीतल का। कांसे और पीतल का एक्का मिला है, एक्का का मतलब होता है बैलगाड़ी। इसके अलावा बात करें तो इसमें मिला है कांसे का दर्पण। आप समझ सकते हैं कि इस सभ्यता में कांसे का महत्वपूर्ण रोल है, कांसे को बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया है। कांसे का दर्पण मिला है। अब अगर हम इसमें बात करें कि इसमें इम्पोर्टेंट किस पे क्वेश्चन बनता है, तो सबसे बड़ी बात करें इसमें मिलता है कब्रिस्तान। जो हड़प्पा जो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता मतलब हड़प्पा जो नगर था, इस हड़प्पा नगर में इसका जो महत्वपूर्ण है वो है कब्रिस्तान। इसके अलावा एक मूर्ति मिलती है, मूर्ति। और मूर्ति किस तरह की है कि एक स्त्री और उसके गर्भ से, स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकल रहा है, गर्भ से पौधा। इसको क्या बोला है, इसको बोला गया है उर्वरता की देवी। ये याद रखना है हमें, इसे क्या बोला गया है, उर्वरता की देवी। ये पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा कब्रिस्तान निकला है, कांसे का दर्पण, कांसे और पीतल का एक्का, अन्नागार, ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये निकली हैं। इसके अलावा एक दो पॉइंट और हैं इसमें, जो एक है शंख पर बना हुआ एक बैल, शंख पर बना एक बैल। एक शंख आप लोग जानते हैं, जो बजाता मंदिरों में बजाते हैं, इस तरह का शंख, और शंख पर एक बैल की आकृति बनी हुई थी। इसके अलावा एक बर्तन था, उस बर्तन पर मछुआरे का चित्र बना हुआ था। किसका, मछुआरे का चित्र, जो मछलियां पकड़ता है मछुआरा, उसका चित्र बना हुआ था। तो आप ये देख सकते हैं, बर्तन पर मछुआरा। तो इसमें कितने पॉइंट हैं, हम बात करें हमको याद रखने वाली चीज़ें। अब आपने अगर पहले भी पढ़ा होगा तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हमको याद करने होते थे कि ये निकला है, यहाँ से ये चीज़ें मिली। लेकिन अब हमको इम्पोर्टेंट चीज़ याद करनी है, क्या, कि हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा की सभ्यता की बात करें तो इसकी खोज हुई थी 1921 ईस्वी में। किसने की, राय बहादुर दयाराम साहनी ने। कहाँ, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरो जिले में रावी नदी के तट पर। महत्वपूर्ण साक्ष्य की बात करें तो अन्नागार मिलते हैं, कांसे का एक्का मिलता है, उसके अलावा कांसे का दर्पण मिलता है। फिर इसमें कब्रिस्तान मिला है, कब्रिस्तान, और इसके साथ साथ इसमें किसके गर्भ से पौधा निकलता है जिसे उर्वरता की देवी कहा गया है। शंख पर बना हुआ एक बैल है, बर्तन पर मछुआरे का चित्र है, ये सब कुछ मिला है। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो हड़प्पा का जो ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, हम उसकी बात करते हैं। कि क्वेश्चन ये बनता है एक, कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें, कि जिन मोहरों के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, अभिलेख युक्त मोहरें, ये कहाँ से मिलती हैं, अभिलेख युक्त मोहरें कहाँ से मिलती हैं, तो ये हमें हड़प्पा से मिली हैं। क्या, कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहाँ से मिली हैं, ये हमें मिलती हैं हड़प्पा से। क्या याद रखना है कि सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हड़प्पा से। तो ये हड़प्पा हमारा इस तरह से होता है। अब इसके बाद हम इसका जो अगला स्थल था उसकी बात करते हैं, मोहनजोदड़ो। सेकंड कौन सा था, मोहनजोदड़ो। अब हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो इसकी पहले खोज के बारे में बात करते हैं। इसकी खोज हुई है 1922 ईस्वी में।
जो हड़प्पा है, हड़प्पा से 1 साल बाद इसकी खोज हड़प्पा की हुई 1921 में। हड़प्पा की कब हुई थी? 1921 में, अभी पढ़ा है आपको पीछे। इसके बाद इसकी हुई 1922 ईस्वी में। और इसकी खोज किसने की? राखलदास बनर्जी। राखलदास या आर.डी. बोलते हैं शॉर्ट में, राखलदास या आर.डी. बनर्जी। इसकी खोज की आर.डी. बनर्जी ने। कहाँ? पाकिस्तान में। इसकी खोज भी पाकिस्तान में हुई, लेकिन पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। पाकिस्तान के सिंध, एक सेकेंड ये गलत लिखा गया, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और खोज हुई कहाँ है? लरकाना जिला। जिले का नाम कहाँ है? लरकाना जिला। और नदी जो है, नदी है सिंधु नदी के तट पर। सिंधु नदी के तट पर। हमें इसमें ये याद रखना है कि इस स्थल की खोज 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी ने। और पाकिस्तान में के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में और सिंधु नदी के तट पर इसकी खोज हुई है। अब इसके महत्वपूर्ण साक्ष्य की बात करें कि यहाँ से महत्वपूर्ण क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो एक बात तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इसका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि विशाल स्नानागार। स्नानागार यहाँ से मिलते हैं, मतलब ग्रेट बाथ। इंग्लिश में जो क्वेश्चन आता है कई बार विशाल स्नानागार ना लिख के वो क्वेश्चंस में हिंदी इंग्लिश में दोनों में ग्रेट बाथ देता है कि जो ग्रेट बाथ है वो कहाँ मिले। मतलब ये बहुत नहाने के जो धर्म अनुष्ठान जो होते थे वहाँ पे, उनके लिए एक नहाने का सार्वजनिक स्थल था। जो धर्म अनुष्ठान संबंधी जो कुछ भी वो क्रिया होती थी, तो उससे पहले जो स्नान किया जाता था तो वो यहाँ होता था, विशाल स्नानागार में। ये एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा जाता है इस सभ्यता का, विशाल स्नानागार को। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ मिले विशाल अन्नागार। अन्नागार ने हमने क्या बताया था कि यहाँ अनाज रखा जाता था, विशाल अन्नागार। अब अगर बात करें तो सिंधु सभ्यता की सबसे विशालतम इमारत वो ये थी, विशाल अन्नागार। क्या थी? सबसे विशालतम इमारत पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे जो विशालतम इमारत थी वो यही थी। कौन सी थी? विशाल अन्नागार। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशालतम इमारत थी वो यही थी। इसको हाईलाइट कर लेते हैं, विशाल अन्नागार मिले हैं और ये सबसे विशालतम इमारत रही है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ से और क्या क्या मिले हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात करें तो यहाँ से मिले हैं एक पुरोहितावास, जो पुजारी रहते हैं, पुजारियों का रहने का जो आवास होता है उसे पुरोहितावास बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ सभागार मिला है। सभागार की बात करें तो असेंबली हॉल, जो असेंबली हॉल का मतलब जहाँ मीटिंग वगैरह होती है उस तरह से वो असेंबली हॉल। इसके अलावा यहाँ एक कांसे की मूर्ति मिली है, कांसे की नग्न मूर्ति। ये क्वेश्चन आ जाता है, कांसे की नग्न मूर्ति कहाँ से मिली है। इसके अलावा पुजारी की एक मूर्ति मिली है, पुजारी या योगी बोल दिया जाए, आदित्यनाथ योगी नहीं, पुजारी की मूर्ति, यहाँ से मूर्ति या प्रतिमा बोले जाए तो ये मिला है। इसके अलावा यहाँ पे 5 मोहरें मिली हैं, मोहरें। अब इन मोहरों की आकृति थी बेलनाकार, और ये मोहरें थी कहाँ की? ये उसी समय की एक समकालीन सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता की एक समकालीन सभ्यता थी, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया, ये मेसोपोटामिया की 5 मोहरें यहाँ मिली हैं। इसके अलावा अब इसकी बात करें कि इस मोहनजोदड़ो की हम बात करें कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मोहनजोदड़ो के बारे में। तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। ये हम आपको पहले बताने भूल गए। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। और इसका एक दूसरा नाम भी था, उस वक्त जो नाम था वो था सिंध के बाग। सिंध के बाग। तो मोहनजोदड़ो को 2 नामों से जाना जाता था। जाना तो सिंध के बाग से जाता है, लेकिन मोहनजोदड़ो को जो शाब्दिक अर्थ है वो है मृतकों का टीला। अब हम इसकी बात करें मोहनजोदड़ो की, दोबारा से एक बार रिवाइज करें तो मोहनजोदड़ो हमने पढ़ा, इसके जो दूसरे नाम है वो है मृतकों का टीला या सिंध के बाग। इसकी खोज की बात करें, खोज हुई 1922 ईस्वी में। खोज की किसने? राखलदास बनर्जी ने। कहाँ की? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी कहाँ? सिंध प्रांत में। और सिंध प्रांत की बात करें तो उसमें कौन सा जिला? लरकाना जिला। नदी की बात करें तो सिंधु नदी के तट पर इसकी खोज की गई। उसके बाद हम यहाँ बात करें तो यहाँ विशाल स्नानागार मिलते हैं, ग्रेट बाथ जिनको बोलते हैं, विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ मिलते हैं। विशाल अन्नागार, ये इसको दोबारा हाईलाइट कर देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
क्या कि विशाल अन्नागार यहाँ मिलते हैं। ये सबसे विशालतम इमारत थी उस वक्त की, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशालतम इमारत कौन सी थी? ये थी विशाल अन्नागार। इसके अलावा क्या मिलते हैं? यहाँ पुरोहितावास मिलते हैं, सभागार है, कांसे की नग्न मूर्ति है, पुजारी की मूर्ति है, 5 मोर हैं जो कहाँ की थी? मेसोपोटामिया की। और बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, लेकिन हमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्लेस की हम बात करेंगे, वो है चनहुदड़ो। कौन सा है? चनहुदड़ो। हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जो चनहुदड़ो है, इसकी जो खोज हुई थी, इसकी खोज कब हुई? 1931 ईस्वी में। खोज 1931 ईस्वी में। खोज की किसने? MG मजूमदार। इसकी खोज जो की थी वो की MG मजूमदार ने। लेकिन इसमें एक बात और याद रखने की है, ये तो है खोज 1931 ईस्वी में खोज, लेकिन इसकी जो खुदाई है, इसके जो हमें साक्ष्य मिले, तो जो खुदाई की गई थी वो थी 1935 में। 1935 में ईस्वी में इसकी जो खुदाई की गई थी। और ये जो खुदाई की थी ये की थी मैके नामक व्यक्ति ने। तो चनहुदड़ो की बात करें, चनहुदड़ो 1931 ईस्वी में खोज हुई, MG मजूमदार ने। 1935 में खुदाई की, ये मैके ने की थी। और अब चनहुदड़ो मिला कहाँ? तो ये भी पाकिस्तान में मिला है। इसके बारे में बात करें तो चनहुदड़ो जो है वो पाकिस्तान में मिला है। और पाकिस्तान में कहाँ? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मिला है, लेकिन पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और ये मिला है सिंधु नदी के तट पर। नदी कौन सी है? सिंधु नदी, हमें ये याद रखना है। इसके अलावा जो चनहुदड़ो है, इसको औद्योगिक नगर कहा जाता था। औद्योगिक नगर, ये क्यों कहा जाता था हम आगे बताएंगे आपको। चनहुदड़ो को क्या कहते थे? औद्योगिक नगर कहा जाता था, क्योंकि यहाँ से जो चीज़ें मिली हैं, साक्ष्य मिले हैं, उस आधार पर ये औद्योगिक नगर है। हम बताते हैं कि क्यों कहा गया इसको औद्योगिक नगर। देखिए, साक्ष्य की बात करें कि यहाँ से क्या क्या महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ मनके बनाने का कारखाना था। मनके, जो मालाओं में मनके होते हैं ना, जो छोटे छोटे मोती टाइप जो गले में पहनने वाली जो मालाएं होती हैं, उनमें जो होते हैं उनको मनके बोलते हैं। तो मनके बनाने का जो कारखाना था वो यहाँ मिला था। इसके अलावा यहाँ स्याही मिली है, स्याही के साक्ष्य जो होते हैं। तो स्याही भी बनाई जाएगी, वो ऐसे तो मिलेगी नहीं। उसके अलावा यहाँ पे एक श्रृंगार पेटिका मिलती है। और श्रृंगार पेटिका जो होती है, जो हम करते हैं ना फैशन के हिसाब से, जो तो श्रृंगार पेटिका, उसमें मिली है लिपस्टिक। श्रृंगार पेटिका में लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, लिपस्टिक के साक्ष्य मिले। तो इन सब इतनी चीज़ों को मिलने की वजह से, और उस वक्त यहाँ कारखाना था, वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि मन के बनाने कारखाना था, इसलिए इसको औद्योगिक नगर कहा गया है। किसे कहा गया है औद्योगिक नगर? चनहुदड़ो को औद्योगिक नगर कहा गया है, चनहुदड़ो को। तो ये हमें इसमें इसकी इम्पोर्टेंट बातें याद रखनी है। दोबारा देखते हैं चनहुदड़ो के बारे में। तो चनहुदड़ो जो यहाँ से देखिए, चनहुदड़ो, इसकी खोज हुई 1931 ईस्वी में। खोज किसने की? MG मजूमदार ने। और 1935 में इसकी खुदाई हुई। खुदाई किसने की? मैके ने। चनहुदड़ो का औद्योगिक नगर भी कहा गया है। चनहुदड़ो को क्या कहा गया? औद्योगिक नगर भी कहा गया है। और औद्योगिक नगर क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए थे, मनके बनाने के कारखाने। इसके अलावा यहाँ स्याही के साक्ष्य मिले हैं, स्याही के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा श्रृंगार पेटिका, श्रृंगार पेटिका में लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। ये लेडीज़ों की लिपस्टिक शुरू से चल रही है भाइयों, लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ चनहुदड़ो से मिली हैं। इसके बाद हम बात करें तो हमारा अगला स्थल है कालीबंगा। तो जो कालीबंगा की हम बात करें तो कालीबंगा की जो खोज हुई है 1951 ईस्वी में हुई है। इसकी खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। ये नाम सुना सुना लग रहा है ना, अमलानंद घोष या ए घोष, अभी थोड़ी देर पहले सुना होगा। ज़रा सोच के बताओ, अभी कहाँ सुना था? ये हमने सुना था जो इसका सभ्यता के जो उत्पत्ति का जो विकास है, कौन सा विकास बताया था कि उत्पत्ति, भारतीय उत्पत्ति क्रमिक विकास, भारतीय उत्पत्ति क्रमिक विकास। वो ये जो मत था, ये मत किसने दिया था? ये मत इसी व्यक्ति ने दिया था, इसी शख्सियत ने, अमलानंद घोष ने।
तो ये वही अमलानंद घोष हैं। तो इसकी बात करें तो कालीबंगा 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष ने, लेकिन इसकी खोज कहाँ हुई थी? ये हुई है राजस्थान में। राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में, राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में इसकी खोज हुई है। राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में खोज हुई है। और नदी थी घग्गर नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर इस स्थल की खोज हुई है। अब कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है, कालीबंगा का मतलब क्या होता है, तो इसकी हम बात करें तो इसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। हाँ बिल्कुल सही, काले रंग की चूड़ियाँ। जो कालीबंगा का अर्थ होता है वो यही होता है, काले रंग की चूड़ियाँ। अभी हम यहाँ से बात करें कि यहाँ से साक्ष्य क्या मिले थे। महत्वपूर्ण साक्ष्य की अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण साक्ष्य यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट है वो है खेत। और खेत में, खेत कैसे, खेत जुते हुए, मतलब खेत में जो हल चलाते हैं ना, कि फसल बोने से पहले खेत में हल चलाते हैं बिल्कुल उसको, तो उस तरह से खेत जुते हुए खेत मिले हैं, हल चलाए हुए खेत मिले हैं। इसके अलावा यहाँ हवन कुंड और अग्निकुंड दोनों मिले हैं। हवन कुंड, अग्निकुंड यहाँ से ये मिले हैं। इसके अलावा हम बात करें तो इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है वो मिली है ईंटें, पकी हुई ईंट। और ईंट के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेगा कि ईंट जो मिली थी सिंधु घाटी सभ्यता से, कालीबंगा से, उनकी जो आकृति थी, जो उनकी डायमेंशंस थी, वो किस अनुपात में थी? तो ये थी 4:2:1। ये ईंटों का जो अनुपात था 4:2:1 था किस अनुपात में? ये है लंबाई, ये है चौड़ाई और ये है ऊंचाई। इस अनुपात में यहाँ की ईंटें मिली थी। 4:2:1 के में यहाँ की ईंटें प्राप्त हुई थी, इसमें मिली थी। और जो ये कालीबंगा है इसके बारे में एक और फैक्ट है, कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा गया है। सिंधु सभ्यता जो थी, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा गया है? इसे कहा गया है कालीबंगा को। और इसे कहा किसने है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। किसने? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी का है। अब हम इसको दोबारा देखते हैं एक बार कालीबंगा को। तो ये कालीबंगा है। कालीबंगा की खोज हुई 1951 ईस्वी में। खोज की किसने? अमलानंद घोष ने। इसको खोज कहाँ हुई? राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ? हनुमानगढ़ ज़िले में। राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में नदी कौन सी थी? घग्गर नदी के तट पर। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। और जो इसमें साक्ष्य मिले हैं इसकी हम बात करें तो यहाँ खेत मिले हैं। खेत भी कैसे मिले हैं? जुते हुए खेत, हल चलाए हुए खेत मिले हैं। इसके अलावा यहाँ हवन कुंड मिले हैं, अग्निकुंड मिले हैं। हम सिर्फ इम्पोर्टेंट की बात कर रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ इनको एग्जाम में आने के चांस हैं। इसके अलावा यहाँ की जो ईंटें हैं, इनका ईंट मिली है जिनका अनुपात 4:2:1 होता है। इसके अलावा कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा गया है। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी है, जिसे कहा है डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। इसको तीसरी राजधानी किसने कहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे कहा है। तो कालीबंगा की यहाँ बात हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसका अगला जो नगर था उसकी, वो है लोथल। कौन सा है? लोथल। हम बात कर रहे हैं लोथल की। तो लोथल की जो खोज हुई है वो 4 सालों में हुई है, 1953 से 1957 ईस्वी तक। 1953 से 1957 के बीच इसकी खोज हुई है। 1953 से 1957 तक इसकी खोज किसने की है? SR राव। इसकी खोज की है SR राव ने। और इसकी खोज कहाँ हुई है? गुजरात में। गुजरात में कहाँ? गुजरात में हुआ है अहमदाबाद ज़िले में। गुजरात में अहमदाबाद ज़िले। और अहमदाबाद ज़िले में जो खोज हुई है तो वो हुई है भोगवा नदी के तट पर। नदी कौन सी है? भोगवा नदी के तट पर इसकी खोज हुई है। अब लोथल की बात करें तो लोथल को एक और नाम से जाना जाता था, तो इसका नाम है लघु हड़प्पा। लोथल को लघु हड़प्पा भी कहा जाता है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि लघु हड़प्पा इनमें से कौन सा स्थल है, तो वो है लोथल। वो कौन सा होगा? लोथल। लघु हड़प्पा कौन सा होगा? लोथल।
तो इसकी हम बात कर चुके हैं। अब यहाँ से हम बात करें इसके महत्वपूर्ण साक्ष्य। इसके महत्वपूर्ण साक्ष्य कौन से थे? तो यहाँ से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मिली है, सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में आने वाली, वो है बंदरगाह। कि जो बंदरगाह होते हैं तो यहाँ से वे मिले हैं कि जहाँ पे जहाज़ों को रोकने की जो जगह होती है, जो वो बंदरगाह होती है। यहाँ से समुद्र के द्वारा व्यापार होता है, जहाज़ वगैरह जाते हैं, तो वो बंदरगाह होते हैं। तो बंदरगाह के साक्ष्य मिले। इसके अलावा दूसरा जो इसमें मिले हैं, इसमें चावल या धान, जो ये यूपी बिहार की तरफ ज़्यादा खाया जाता है, बिहार की तरफ ज़्यादा, तो चावल के साक्ष्य मिले हैं कि इसमें जो महत्वपूर्ण जो फसल हुई है वो चावल हुई है। और इसके अलावा इसमें जो मोहर मिली है वो मिली है फारस की। फारस उस वक्त का एक देश या सभ्यता, कुछ भी कह लो, तो वहाँ फारस की मोहर मिली है यहाँ पे। इसके अलावा हम बात करें तो इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ मिला है वो हाथी दांत का स्केल। इस सारे महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। क्या? हाथी दांत का स्केल, पैमाने के लिए हाथी दांत का स्केल, हाथी के दांत को काट पीट के उसका स्केल बनाया गया है। और एक जो मिली है वो है चक्की। चक्की किस चीज़ की होती है? आटा पीसने की। तो चक्की मिली है, और चक्की की वो किस चीज़ की थी? पत्थर की। आटा पीसने की जो है चक्की थी वो यहाँ पे मिली है। तो लोथल से ये महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो हम दोबारा एक बार बात करें लोथल की, तो आप देखिए ये लोथल की खोज 1953 से 1957 ईस्वी तक। खोज किसने की? एस.आर. राव ने की। और खोज कहाँ हुई? गुजरात में। गुजरात में कहाँ? अहमदाबाद ज़िले में। अहमदाबाद ज़िले में कहाँ? भोगवा नदी के तट पर। लोथल को क्या कहा जाता था? लघु हड़प्पा भी कहा जाता है लोथल को। इसमें यहाँ साक्ष्य मिले। सबसे इम्पोर्टेंट है बंदरगाह, इसको दोबारा कर देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? बंदरगाह। इसके अलावा यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं, फारस की मोहर मिली है, हाथी दांत का स्केल मिला है। इसके अलावा यहाँ चक्की मिली है, पत्थर की चक्की, आटा पीसने के लिए यहाँ से चक्की प्राप्त हुई है। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है बनवाली। हमारा अगला नगर कौन सा है? बनवाली। तो बनवाली की जो बात करें तो इसकी जो खोज हुई है वो खोज हुई है 1973 ईस्वी में। बनवाली की जो खोज हुई है वो 1973 में। और इसकी खोज किसने की? आर.एस. बिष्ट ने। आर.एस. बिष्ट या बिष्ट, आर.एस. बिष्ट ने इसकी खोज की। देखो नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है। हाँ भाई, हमने एक नाम पढ़ा था, एस.आर. राव। एस.आर. राव, इसने किसकी खोज की थी? अभी भी पढ़ के आए हैं, लोथल की। लोथल या लघु हड़प्पा की अभी अभी देखा। और कब की थी? 1953 से 1957 के बीच में सी खोज हुई है। तो इसको हटा देते हैं, जो हमने पढ़ लिया है। बात कर रहे हैं बनवाली की। बनवाली की खोज 1973 ईस्वी में। खोज की किसने? आर.एस. बिष्ट ने। कहाँ? हरियाणा में। हरियाणा में। और हरियाणा में कहाँ? हिसार में। हरियाणा में कहाँ? हिसार में। और हिसार में नदी कौन सी थी? यह घग्गर नदी के तट पर। घग्गर नदी के तट पर इसकी खोज हुई है। अब ये एक बात बताते हैं, जो घग्गर नदी है ना, ये घग्गर नदी, इस घग्गर को मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। घग्गर को किस नाम से जाना जाता है? मृत नदी। और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में घग्गर नदी को हकरा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हकरा। एक सेकेंड। पाकिस्तान में से हकरा के नाम से भी जाना जाता है। तो घग्गर नदी के ऊपर भी एक क्वेश्चन बनता है, तो हमें इसे भी ध्यान रखना है। और बनवाली से हम बात करें कि यहाँ से महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या मिले हैं, बनवाली से जो क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो हम यहाँ बात करेंगे। यहाँ मिले हैं जो है, खाने का होता है जो, जई अलग होता है, जो अलग होता है। तो ये जो है ये मिला है खाने के लिए। और यहाँ तांबे के बाण, इसके अलावा तांबे के बाण और तांबे की कुल्हाड़ी, ये यहाँ से मिले हैं। तांबे के बाण, तांबे की कुल्हाड़ी जो हैं ये मिले हैं। क्या मिला है? अब अगर हम इसके दोबारा बनवाली को देखें तो ये बनवाली की बात करें तो 1973 ईस्वी में इसकी खोज हुई। किसने की? आर.एस. बिष्ट ने। खोज कहाँ हुई? हरियाणा। हरियाणा में हिसार। हिसार में कहाँ? घग्गर नदी के तट पर।
हम घग्गर नदी के बारे में पढ़ा, घग्गर नदी को मृत नदी कहा जाता है। पाकिस्तान में इसे हकरा के नाम से जाना जाता है घग्गर नदी को। इसमें साक्ष्य मिले हैं जो अच्छी किस्म के जोक मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ तांबे के बान और तांबे के कुल्हाड़ी मिली हैं, ये यहाँ से इसके साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें तो कौन सा था, धोलावीरा। नेक्स्ट कौन सा है, धोलावीरा। धोलावीरा की बात करें तो धोलावीरा की खोज भी जो आर.एस. बिष्ट ने की थी, लेकिन इसकी खोज हुई थी 1991 में और इसकी खोज आर.एस. बिष्ट ने इसकी खोज की। ये कहाँ हुई है, गुजरात के कच्छ ज़िले में। जो गुजरात का जो कच्छ ज़िला है इसमें इस स्थल की खोज की गई है, गुजरात के कच्छ ज़िले। अब धोलावीरा के बारे में इसकी ये नदी के तट पर नहीं था। तो अब तक हम सब में पढ़ते आ रहे ना कि नदी नदी नदी, तो ये किसी नदी के तट पर स्थित नहीं था, तो इसमें नदी नहीं है। तो अब धोलावीरा के बारे में हम बात करें तो जो भारत है, जो वर्तमान भारत है, तो भारत में सबसे विशाल क्षेत्रफल वाला, भारत में विशालतम क्षेत्रफल वाला स्थल कौन सा है, वो है धोलावीरा। भारत में विशालतम क्षेत्रफल है, सर्वाधिक विशालतम क्षेत्रफल वाला जो स्थल है वो है धोलावीरा। और जो संपूर्ण सभ्यता का, ये पॉइंट यहाँ देखने का है, संपूर्ण सभ्यता का जो विशालतम क्षेत्रफल है वाला स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। जो संपूर्ण सभ्यता है उसका जो विशालतम क्षेत्रफल वाला जो है वो है मोहनजोदड़ो। अब इसकी धोलावीरा के हम अगर साक्ष्य की बात करें, जो यहाँ इसके महत्वपूर्ण साक्ष्य की बात करें तो यहाँ से मिलता है स्टेडियम। अब वो पूछोगे आप वहाँ स्टेडियम किस काम के आते थे, उस वक्त तो ऐसे खेल नहीं थे। तो बता दें कि उन सभ्यता में भी मनोरंजन के लिए बहुत सारे खेल होते थे, पशुओं की लड़ाई वगैरह इस तरह खेल होते थे, तो वो इन स्टेडियम में ही होते थे। तो इसके लिए जो स्टेडियम मिला है वो एकमात्र स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, धोलावीरा से। स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, धोलावीरा से यहाँ मिले हैं स्टेडियम के साक्ष्य। और इस जो धोलावीरा है वो हमने बता दिया किसी भी नदी के तट पर स्थित नहीं था। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये याद रखने की है, स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिले थे। दोबारा देखते हैं धोलावीरा की खोज 1991 ईस्वी में की किसने, आर.एस. बिष्ट ने। आर.एस. बिष्ट कहाँ, गुजरात के कच्छ ज़िले में इसकी खोज हुई थी, नदी इसमें नहीं है। भारत में विशालतम क्षेत्रफल वाला स्थल कौन सा है, धोलावीरा, सबसे विशालतम क्षेत्रफल वाला स्थल। संपूर्ण सभ्यता की हम बात करें, संपूर्ण सभ्यता में सबसे विशाल क्षेत्रफल वाला स्थल कौन सा है, वो है मोहनजोदड़ो। इसमें जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं स्टेडियम के, कि एकमात्र स्टेडियम कहाँ मिला है, धोलावीरा में। तो हमने इसके नगर पढ़ लिए। अब हम एक बार हमारे पॉइंट्स की तरफ चलते हैं, एक बार वापस आपको दिखाते हैं कि जो पॉइंट हमने पढ़ने थे। देखिए, नामकरण हम पढ़ चुके हैं, खोज उत्पत्ति हम पढ़ चुके हैं, काल निर्धारण देख लिया है, विस्तार हो गया है, क्षेत्रफल हो गया है, आकार हो गया है, निर्माता जातियाँ हो चुका है, नगर खोज पढ़ लिया, कहाँ हुई, किसने की, महत्वपूर्ण साक्ष्य ये हम पढ़ चुके हैं। अब ये जो पॉइंट है नगर नियोजन, हम इसमें एक बिल्कुल सिंपल है, इसका वन लाइनर पॉइंट है, हम ये बताते हैं नगर नियोजन के बारे में। इसके बारे में ही बता देता हूँ मैं। जो नगर नियोजन था तो ये किस पद्धति पर आधारित था, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन था वो किस पद्धति पर आधारित था, तो वो था योजना जाल पद्धति। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, योजना जाल पद्धति। सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे, इसको अलग अंडरलाइन कर लेते हैं, कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर नियोजन था वो योजना जाल पद्धति पर आधारित था। अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के, कि उसमें जो नगर योजना किस तरह की थी, दुर्ग थे, निचला नगर था, इस तरह से थे, और में 3 कमरों से 40 कमरों तक मिले हैं। भवनों के जो मुख्य द्वार थे वो राजमार्ग की ओर ना खुलकर गली में खुलते थे, मतलब 2 रास्ते होते थे, एक राजमार्ग एक गली, और जो भवनों के जो गेट थे वो गली में खुलते थे, राजमार्ग में नहीं खुलते थे। तो ये बहुत सारे नालियाँ थी, सड़कें लंबी चौड़ी 90 डिग्री कोण पे काट रही हैं, तो बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे। लेकिन हमको जो इम्पोर्टेंट पढ़ना है वो ये है, कौन सा, योजना जाल पद्धति।
जो इसके जो बात है वो क्या थी इसमें कि योजना जाल पद्धति के आधार पर नगर का नियोजन था। अब हम बात करेंगे, अब हमारे पॉइंट क्या बचे हैं, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, तकनीकी विकास और फिर इसका पतन का कारण। तो हम देखते हैं, दोबारा देखते हैं एक बार। हमने ये सारी चीज़ें देख ली हैं। अब बात करें, इसकी नगर नियोजन हमारा हो चुका है। अब जो पॉइंट है वो है इसकी सामाजिक व्यवस्था। कौन सी? सामाजिक व्यवस्था। यहाँ की सामाजिक व्यवस्था किस तरह की थी। तो इसमें आपको बता दें कि सामाजिक व्यवस्था से क्या मतलब होता है कि परिवार का नियंत्रण किसके हाथ में होता है। तो यहाँ के जो परिवार थे ना वो मात्र सत्तात्मक थे। मात्र सत्तात्मक जो परिवार थे वो मात्र सत्तात्मक परिवार थे, अर्थात जो परिवार की जो सत्ता होती थी वो परिवार की सबसे बुजुर्ग औरत के हाथ में होती थी। इसका मतलब क्या है, जैसे अब जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान स्थिति में तो खैर कोई सत्ता रही नहीं परिवार में, लेकिन फिर भी जो परिवार का जो सबसे बुजुर्ग आदमी होता है, या बोला जाए तो हमारे पिता, उनके हाथ में अब ये सत्ता है। लेकिन जो पहले का टाइम था सिंधु घाटी सभ्यता की, तो उसमें मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी, अर्थात परिवार की सबसे बुजुर्ग औरत के पास ये सत्ता होती थी परिवार की। इसके अलावा इसमें हम बात करें तो जो वस्त्र थे वो सूती और ऊनी दोनों प्रकार के थे। सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र थे। इसमें आभूषण का प्रयोग किया जाता था यहाँ के लोगों द्वारा, और आभूषण मेल फीमेल अर्थात पुरुष औरत दोनों यूज़ करते थे, दोनों पहनते थे आभूषण को, ये इसमें थे। और ये लोग जो थे, एक नॉर्मल बात है कि ये लोग वहाँ के शांतिवादी थे, अर्थात इनको शांति से रहना पसंद था। इसकी बात हम सामाजिक व्यवस्था में बात करें तो अंत्येष्टि क्या होता है आप जानते हैं? नहीं जानते तो मतलब है फ्यूनरल, इंग्लिश में बोलें फ्यूनरल। जो अंत्येष्टि होता है कि मरने के बाद, इंसान के मरने के बाद उसको किस तरह से उसका अंतिम क्रियाक्रम किया जाता है, तो वो अंत्येष्टि होता है। तो अंत्येष्टि जो होते थे इसके 3 प्रकार थे। एक था शवाधान। शवाधान का मतलब है जो शव होता था उसको दफना दिया जाता था। जो कोई मर गया है तो उसके शव को दफना दिया जाता था, जैसे कब्रिस्तान। और हमने पढ़ा कि कब्रिस्तान यहाँ से मिले हैं, और कब्रिस्तान का हमने बताया भी कब्रिस्तान कहाँ से मिले हैं। याद है कि कब्रिस्तान कहाँ से मिले हैं? जो C14 तकनीक की वजह से जो कब्रिस्तान खोज जाते थे, तो कब्रिस्तान मिले थे हड़प्पा से। याद करो, अभी बताया है यहाँ कब्रिस्तान कहाँ से मिले? हड़प्पा से। तो ये हटा देते हैं क्योंकि हम बता चुके हैं ये चीज़ आपको। अब इसकी दूसरा जो अंत्येष्टि के जो प्रकार था वो था आंशिक शवाधान। कौन सा? आंशिक शवाधान। इसमें क्या होता था कि जो शव होता था ना, जो भी मनुष्य का शव है उसको पहले पशुओं को डाल दिया जाया करता था। जो भी मांसाहारी पशु होते हैं उनको डाल दिया जाया करता था, वो शव को खा लेते थे। फिर जो बचा हुआ होता था उसको दफना दिया जाता था। ये आंशिक शवाधान होता था। और तीसरा होता था धाकर। ये इसमें अंत्येष्टि में 3 तरह के तरीके थे। अब इसके अलावा सामाजिक व्यवस्था में हम बात करें तो सामाजिक व्यवस्था में साथ साथ एक मनोरंजन भी आता है कि वो मनोरंजन किस तरह से करते थे अपना। तो मनोरंजन की हम बात करें तो मनोरंजन होता था। इनका पासे का खेल होता था। पासे के खेल से सबको शकुनी मामा याद आ जाते हैं। तो पासे का खेल होता था, उससे इनका मनोरंजन होता था। इसके अलावा खेल होता था शतरंज। आप शायद इस नाम से ना जानते हो, चेस ये जानते होंगे। शतरंज का खेल होता था। इसके अलावा संगीत सुनकर ये अपना मनोरंजन किया करते थे। इसके अलावा नृत्य जो इनके मनोरंजन के साधन थे। इसके अलावा एक इनका मनोरंजन का होता था कि लड़ाई किसकी? पशुओं की, आपस में नहीं, पशुओं की लड़ाई के द्वारा इनका मनोरंजन होता था। क्या ये पशुओं की लड़ाई कराते थे आपस में और फिर इनसे मनोरंजन करते थे। उसके बाद अगर हम बात करें इनकी आर्थिक व्यवस्था की, देखिए सामाजिक व्यवस्था हो गई। सामाजिक व्यवस्था की एक बार दोबारा देख लेते हैं। सामाजिक व्यवस्था
सामाजिक व्यवस्था में जो परिवार थे वो मात्र सत्तात्मक होते थे। ये शांतिवादी लोग थे। सूती और ऊनी दोनों तरह के वस्त्र पहनते थे। आभूषण पहनते थे। आभूषण मेल भी फीमेल भी दोनों तरह के लोग पहनते थे। इसके अलावा अंत्येष्टि की बात करें तो समाधान, आंशिक समाधान और फिर दाहकर्म अर्थात देह को जला देना, दाहकर्म। उसके बाद हम बात करें मनोरंजन की। मनोरंजन में पासे का खेल, दूसरा शतरंज, फिर संगीत, नृत्य और पशुओं की लड़ाई, ये इनके मनोरंजन के साधन थे। अब हम बात करें इनकी आर्थिक व्यवस्था की। ये हमारा 11वां पॉइंट है। कौन सा? आर्थिक व्यवस्था। देखते हैं, हमने 14 पॉइंट में डिवाइड किया था इसको, सिंधु घाटी सभ्यता को। आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था में हमने क्या क्या कहा था? हम इसमें पढ़ेंगे कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार वगैरह, ये सब पढ़ेंगे। तो कृषि में हम आपको बता चुके हैं। अब सबसे पहले कृषि की बात करें तो कृषि में हमने बीच में बताया कि चावल के साक्ष्य भी मिले हैं, यहाँ से जौ के साक्ष्य भी मिले हैं, यहाँ से बहुत तरह के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से सरसों के साक्ष्य भी मिले हैं। इस तरह से हमने आपको कई चीज़ें बताई थी कि इन चीज़ों के साक्ष्य यहाँ से मिल चुके हैं। तो लेकिन जो कृषि में जो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हम उसकी बात करते हैं। तो ये शायद हमने सरसों के साक्ष्य बता दिया था क्या? शायद ये सरसों के साक्ष्य नहीं बताया था। चावल लेकिन जो बताता हूँ, तो सरसों है वो कालीबंगा से मिली है। तो सरसों जो है वो कालीबंगा से मिली है। कालीबंगा कहाँ? राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ थी? राजस्थान में। तो जो सरसों के साक्ष्य मिले हैं वो राजस्थान से मिले हैं, और राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में थी कालीबंगा। तो ये दोबारा यहाँ बता देता हूँ, वहाँ शायद भूल गया था। तो ये आर्थिक व्यवस्था इसकी ये है, चावल, जो सरसों, कृषि में। लेकिन जहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है उसकी हम बात करें तो यहाँ कपास मिली है। किसका उत्पादन मिला है? कपास का। जो कपास का जो उत्पादन है वो सर्वप्रथम विश्व में, सिर्फ भारत में नहीं, विश्व में सर्वप्रथम जो कपास का उत्पादन है वो सिंधु सभ्यता से प्राप्त होता है। जो हम बात कर रहे हैं कपास का, वो सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता से प्राप्त होता है। और ये जो कपास है इसको यूनानी भाषा में पता क्या कहते हैं? सिंडन। इसका जो नाम है वो यूनानी भाषा में सिंडन। अगर एग्जाम में आता है कि जो सिंडन है, सिंडन का उत्पादन विश्व में सर्वप्रथम कहाँ किया गया, तो आपका आंसर होगा सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ये इसकी बात है। कृषि की बात हो चुकी है। अगर हम बात करें पशुपालन की अगर बात करें तो जो पशुपालन थे, यहाँ पे सभी पशुओं से परिचित थे। जितने भी पशु होते हैं ना, उन सभी से परिचित थे। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या बनते हैं? किससे परिचित नहीं थे? एक है घोड़ा, ये घोड़े से अपरिचित थे। जो हम बात कर रहे हैं पशुपालन की, तो इसमें ये लोग सिर्फ घोड़े से अपरिचित थे। हमें ये पॉइंट याद रखना है कि ये सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु से अपरिचित थे? घोड़े से अपरिचित थे। उद्योग की बात करें तो उद्योग में आप जानते हैं मन के बनाने का कारखाना वगैरह वो मिला था। हमने आपको बता चुके कि कहाँ मिला था मन के बनाने का कारखाना, जिसको हमने कहा था कि एक औद्योगिक नगर भी है, याद है? अभी हमने पढ़ा था, वो मिला था चनहुदड़ो से, कि चनहुदड़ो से औद्योगिक नगर और मन के बनाने का कारखाना मिला था, मनके का कारखाना। ये सब कुछ इसमें यहाँ मिले थे। इसके अलावा यहाँ ईंट का उद्योग था, हमने बताया ईंट उद्योग। और ईंट का अनुपात ही बता चुके हैं, 4:2:1। ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। ईंट से याद आया, ईंट का भी बताया था, ये पहले मैं बता चुका कि यहाँ से ईंटें भी मिल चुकी हैं। तो ये सब बातें हमारी हो चुकी हैं। अब यहाँ ये इसके उद्योग थे। अब अगर हम बात करें इसका व्यापार की, तो जो इसका व्यापार था वो दोनों था, आंतरिक भी था अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर भी होता था, और साथ में विदेशी व्यापार भी था। और इसका जो व्यापार था वो दोनों मार्ग से होता था, स्थल मार्ग से भी और जल मार्ग से भी। बंदरगाह मिले हैं, याद है? तो ये जल मार्ग से भी व्यापार होता था। तो ये इसके व्यापार की बात हम लोग कर चुके हैं। तो ये इसकी आर्थिक व्यवस्था हो गई सिंधु घाटी सभ्यता की। अब हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक व्यवस्था की। किसकी?
सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक व्यवस्था की जो हम बात करें, कौन सा पॉइंट है 12th। धार्मिक व्यवस्था की हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो इसमें क्या है, इसके बारे में जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि ये बहुदेववादी थे। कैसे थे? बहुदेववादी थे, अर्थात बहुत सारे देवों को मानते थे, उनकी पूजा करते थे। और जैसे प्रकृति पूजा, नाग पूजा, मातृ देवी पूजा, इस तरह से बहुत सारी पूजा करते थे। शिव की पूजा, पीपल की पूजा, तो वो सब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा जाएंगी। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि ये बहुदेववादी थे, यही इम्पोर्टेंट होता है अगर बात की जाए तो। जल पूजा, नीम पूजा, पीपल पूजा, ये सब पूजा वगैरह करते थे, तो हमें याद रखना है कि ये बहुदेववादी थे। इसके बाद अगर हम बात करें इनके तकनीकी विकास की, कि जो इनका तकनीकी विकास था, कि इन्होंने तकनीक के तौर पर कितना विकास किया, अगर हम उसकी बात करें तो देखिए इन्होंने रसायन का इनको ज्ञान था। किसका? रसायन का। देखिए आपने बार बार यहाँ धातु का नाम मैंने बोला, कांसा एक पूरे इसमें यूज किया है, कांसे के दर्पण, कांसे का एका, कांसे की नग्न मूर्ति, ये हमने बोला है। तो ये कांसे का इन्होंने कैसे किया, इन्होंने तांबा जो होता है ना, तांबा में टिन मिलाया था। तांबे में टिन मिलाने से कांसे का आविष्कार किया इन्होंने। और इसके अलावा इनके पास ज्योतिष विद्या थी। ज्योतिष विद्या कैसे कि ये जो बाढ़ होती थी ना, तो बाढ़ के बाढ़ के आने से पहले, बाढ़ से पहले अपनी फसल जो होती थी उसको काट लेते थे, और बाढ़ के जाने के बाद उस फसल को वहाँ फसल को बोया करते थे। तो इनको पता लग जाता था कि अब बाढ़ आने वाली है या बाढ़ जाने वाली है, इसका ही ज्योतिष इनको ज्ञान था। इसके अलावा हम औषधियों की बात करें, कि इन्होंने औषधियों की बात करें, औषधियाँ की, तो इनके पास औषधियों में हिरण के सींग का चूर्ण था। हिरण के सींग का इन्होंने चूर्ण बनाया था और उसको औषधि के रूप में उसका प्रयोग किया था। इसके अलावा हम शल्य क्रिया की बात करें, शल्य क्रिया मतलब उपचार, ट्रीटमेंट, जो अपना हॉस्पिटल वगैरह में चलता रहता है वो। तो एक बीमारी है हाइड्रोसिफिलिस। हाइड्रोसिफिलिस ये बीमारी थी, इसका इलाज इनके पास था। हाइड्रोसिफिलिस बीमारी का इलाज था वो इस सभ्यता के लोगों के पास में था। और तकनीकी विकास में अगर हम इनकी लिपि या लेखन कला की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम? इनकी लेखन कला की। ठीक है, लेखन कला की बात करें तो सबसे पहले इनकी लेखन कला थी किस प्रकार की? जी कैसे लिखते थे? ये दाएं से बाएं। कैसे? दाएं से बाएं, और उसके बाद बाएं से दाएं लिखते थे। बाएं से दाएं अर्थात कैसे लिखते थे? दाएं से चलना शुरू करा, बाएं गए, बाएं से फिर वापस दाएं आए, फिर यहाँ दाएं से फिर बाएं गए। इस तरीके से लिखते थे कि दाएं से बाएं, इस तरीके से लिखते थे। इस शैली के जो नाम है ना, उस नाम को दिए गए हैं भावचित्रात्मक शैली, कि इनकी जो शैली थी वो भावचित्रात्मक शैली थी। इसके अलावा इसका नाम दिया है सर्पिलाकार। आप देख सकते हैं कि ये आकृति ऐसी थी, यहाँ से यूँ घूमे, फिर यूँ, फिर यूँ, तो एक सर्पिलाकार आकृति बनाई गई। तो ये इस तरह से सर्पिलाकार आकृति शैली के नाम दिया गया इसको। इसके अलावा इसका एक नाम था, वो था गोमूत्रिका शैली। क्या नाम है? गोमूत्रिका शैली, ये भी इसका नाम दिया गया है। क्या? भावचित्रात्मक शैली, सर्पिलाकार शैली, गोमूत्रिका शैली। तो अब हम इसमें बात करें तो इनकी जो शैली थी ना, इनकी जो शैली थी, इस शैली में कुल 400 चिन्ह थे। कितने तीन चिन्ह थे? 400। और जो मूल चिन्ह थे वो थे 64। 400 कितने थे टोटल? और जो मूल चिन्ह थे, जिनकी वास्तविक, जिनको हमने माना है, वो हैं 64 चिन्ह माने गए हैं इनकी शैली में। तो ये हमें तकनीकी विकास हो चुका है। और हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है 14 नंबर, पतन। कि जो पतन का जो कारण है वो क्या माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का? तो वो पतन का कारण माना जाता है बाढ़ का आना। ये एक इम्पोर्टेंट है कि बाढ़ का आने से जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका विनाश हुआ है।
कि बाढ़ आई, सब कुछ उसमें बह गया, सब कुछ उसमें डूब गया, सब कुछ उसमें तहस नहस हो गया और पूरी सिंधु घाटी सभ्यता ख़त्म हो गई। वहाँ भी ख़त्म हो गई और यहाँ भी ख़त्म हो गई, इस क्लास में भी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने कंप्लीट डिटेल ली है। यहाँ पे बात करें तो ये देख सकते हैं, हमने सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं। कौन कौन सी ये देख लिए, नगर नियोजन तक देख लिया था, सामाजिक व्यवस्था हमने देख लिया। एक सेकंड, जो सामाजिक व्यवस्था है वो हमने यहाँ देख ली, उसमें देख लिया आर्थिक व्यवस्था देख ली। आर्थिक व्यवस्था में कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार, ये सब हमने देख लिया। फिर धार्मिक व्यवस्था देखी, धार्मिक व्यवस्था में इनके देखा ये बहुदेववादी वगैरह थी, ये हमने देख लिया, ये चीज़ें क्लियर हो गई। फिर तकनीकी विकास की हमने बात की, तकनीकी विकास में हमने इनके लेखन कला को देखा। तकनीकी विकास में हमने इनके रसायन ज्ञान, ज्योतिष, औषधियाँ, शल्य क्रिया देखी और अंत हमने पतन का कारण ने देखा है। तो ये हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज का जो टॉपिक था इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये पूरा हुआ है। तो ये जो एग्ज़ाम के हिसाब से जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे, वो हम यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं। आप देख सकते हैं हमने पूरा ये पढ़ा है, नामकरण वगैरह। फिर उसके देखिए यहाँ पॉइंट भी दिखा देता हूँ मैं आपको, हमने जो कंप्लीट किए हैं, ये नामकरण वगैरह कंप्लीट किया है, खोज वगैरह कंप्लीट, इस तरह से हमने सारे पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं। निर्माता, नगर वगैरह, एक एक नगर हमने पढ़ा है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनवाली, धोलावीरा, सारे नगर हमने पढ़े। फिर एक एक नगर को हमने डिटेल से पढ़ा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते थे। फिर सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था देखिए, आर्थिक व्यवस्था हमने कंप्लीट पढ़ी। उसके बाद हमने धार्मिक व्यवस्था कंप्लीट की। फिर तकनीकी विकास में रसायन, ज्योतिष, औषधियाँ, इसके अलावा शल्य क्रिया, ये कंप्लीट चीज़ें पढ़ी। लेखन कला देखी, लेखन कला में इनकी भाव चित्रात्मक शैली है, सर्पिलाकार शैली है, गोमुद्रिका शैली है, 400 चिन्ह थे, 64 चिन्ह मूल थे, 400 टोटल थे, ये चीज़ें देखी। फिर अगला है पतन का कारण देखा। पतन का कारण क्या था? बाढ़ का आ जाना। तो ये हम सारी चीज़ें देख चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, ज़बरदस्ती नहीं है, अच्छी लगे, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप यहाँ तक पूरी वीडियो देख चुके हैं तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना, अगर आपका मन करे तो। धन्यवाद।